ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ बीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग इस लेक्चर में थर्ड सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। राइट, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में दैट देर आर मेन 3 सोर्सेज ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस, द कस्टम्स, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट्स। तो कस्टम और लेजिस्लेशन लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस हो गया है, नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखना, चैनल पर डला हुआ है। और ये हमारा थर्ड आपका सोर्स है, दैट इज़ दी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो इसमें पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे बाय सम वेरी फेमस जूरिस्ट लाइक जेरेमी बेंथम, ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन एट्सेट्रा। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट्स का नेचर क्या होता है, विल सी प्रेसिडेंट के काइंड्स कौन कौन से हैं। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, बाइंडिंग फोर्स और रेशियो डेसिडेंडाई, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसे कि स्टेयर डेसिस, ऑर्बिटर डिक्टा, ओवर रूलिंग, हम उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वी विल बी सीइंग व्हाट आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड व्हाट आर देयर सर्टेन डीमेरिट्स। राइट, सो दिस वाज अ बेसिक सिनॉप्सिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। द प्रेसिडेंट्स हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑन द कोर्ट्स एंड जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स फॉर डिसाइडिंग द सिमिलर केसेस इन फ्यूचर। तो प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ये वो जजमेंट्स हैं, वो डिसीजंस हैं जो सुपीरियर कोर्ट्स ने अपने केसेस में दिए हैं, डिटरमाइन किए हैं, या कुछ नए प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए हैं इन द केसेस। राइट, तो जो भी उसके नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, दे आर बाउंड बाय दोज डिसीजंस और दे आर बाउंड बाय दोज प्रेसिडेंट्स। वो मतलब जो डिसीज़न उन सुपीरियर कोर्ट्स ने दिया, जो लॉ उस केस में उन्होंने डिराइव किया, इवॉल्व किया, वो बाइंडिंग हो जाता है उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कि अगर सिमिलर मैटर ऑफ केस अगर अराइज होता है, देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ द ऑब्लिगेशन कि वो उन प्रेसिडेंट्स को कंसिडरेशन में लें। देयरफॉर प्रेसिडेंट हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स, एक बाइंडिंग फोर्स होता है कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर फॉर डिसाइडिंग द सिमिलर केसेस इन फ्यूचर, कि जो भी हमने इस एक पर्टिकुलर केस में एक प्रिंसिपल या एक रूल डिराइव किया है, इवॉल्व किया है, उसका एक बाइंडिंग नेचर होगा फॉर सिमिलर केसेस इन द कमिंग फ्यूचर। राइट, नाउ लेट्स हैव सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन। तो ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं, दैट प्रेसिडेंट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड रूल to abide by the former president where the same points come in the litigation। बोल रहे कि एक established rule है ये कि कोर्ट्स को अबाइड करना है, फॉलो करना है द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर केसेस या फॉर्मर डिसीजंस या फॉर्मर प्रिंसिपल्स जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने डिराइव किए हैं, वेयर द सेम पॉइंट्स कम इन द लिटिगेशन। उस सिचुएशन में, स्पेसिफिकली उस सिचुएशन में जहाँ पे सेम पॉइंट या सेम मैटर इन क्वेश्चन अराइज होता है इन द लिटिगेशन। द प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन कीप्स द स्केल ऑफ जस्टिस इवन एंड स्टेडी एंड नॉट लायबल टू बी वेव्ड अवे बाय एवरी जज ओपिनियन। मतलब ब्लैकस्टोन का कहना है कि प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं एक जस्टिस का जो स्केल है ना, उसको एक बैलेंस में रखता है, इवन रखता है, स्टेडी रखता है। राइट, एंड मतलब क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट दैट द सुपीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो। तो उससे जो है फॉर एग्जांपल हर केस में अलग अलग जजेस होते हैं, तो अलग अलग जजेस के ओपिनियन से वो जो जस्टिस है ना, वो हिंडर ना हो, वो वेव्ड ना हो, वो हिले डुले ना। राइट, देयर इज़ द राइट मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस इवन एंड स्टेडी। So precedent makes that possible according to Blackstone. This is what the opinion of Blackstone regarding the precedent. Now let's have another definition by Jeremy Bentham. So according to Jeremy Bentham, precedent is a judge-made law. He just say this कि precedent क्या है, precedent वो law जो कि judges बनाते हैं। तो judge-made law is precedent, याद रखना। Right, judge-made law किसने कहा था, precedent है, that is by Jeremy Bentham. थर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन का भी बिल्कुल सिमिलर व्यू है, दिस जस्ट अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। ही सेज दैट प्रेसिडेंट इज़ आ जुडिशरीज लॉ। सो प्रेसिडेंट इज़ आ जुडिशरीज लॉ, जो स्टेट में जुडिशरी ऑर्गन है उनके द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है, इवॉल्व किया जा रहा है, दैट लॉ इज नोन एज प्रेसिडेंट। राइट, एज पर द ऑस्टिन। एंड द लास्ट हियर द डेफिनेशन बाय कीटॉन। सो अकॉर्डिंग टू हिम, precedents are judicial pronouncements of the court which carry with them certain authority having a binding force.
तो इनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट्स क्या हैं, ये वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, ये जुडिशियल डिसीजंस हैं, राइट, जो कि कोर्ट द्वारा की जाती हैं एंड सच प्रोनाउंसमेंट्स कैरी व्हाट, कैरिंग सर्टेन अथॉरिटी, जिसकी बाइंडिंग फोर्स होता है, बाइंडिंग अथॉरिटी होती है अपॉन दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और द ट्राइब्यूनल्स, राइट. सो बेसिकली सब बात एक ही है कि ये वो डिसीजंस हैं, वो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो कि कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स करते हैं और ये बाइंडिंग नेचर के होते हैं, राइट. लैंग्वेज में फ़र्क है अलग अलग डेफिनेशन के, बट यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन बिकॉज ज्यूरिस्प्रूडेंस में अलग अलग ज्यूरिस्ट की ओपिनियन और डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, राइट. तो आप इनको पढ़िए, याद करिए और लिख कर देखिए, ठीक है. चलिए ना आगे बढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट डिपेंड अपॉन टू मेन फैक्टर्स. अब प्रेसिडेंट जो है मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला, इट मस्ट हैव बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट विच इज़ सफिशिएंटली सीनियर. ज़रूरी है कि वो जो डिटर्मिनेशन किया गया है मैटर का, जो प्रिंसिपल इवॉल्व किया गया है, वो प्रोनाउंस किसने किया है, दैट हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट विच इज़ सुपीरियर, जो कि सीनियर कोर्ट्स हैं, सीनियर जजेस द्वारा उसको प्रोनाउंस किया गया है उस रूल को. और दूसरा, it is only the ratio decidendi, that is the reasoning behind the decision which is binding. जो भी जजमेंट दिया गया है कोर्ट्स द्वारा वो पूरा का पूरा बाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ रेशियो डेसिडेंडी ही बाइंडिंग होता है. अब रेशियो डेसिडेंडी क्या है, द मेन रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, जो मेन स्पेसिफिक रीजनिंग है जिसकी वजह से डिसीजन फाइनलाइज हुआ है या जिसके ऊपर जो डिसीजन है वो होल्ड है, दैट पर्टिकुलर रीजनिंग और नोन एज अ रेशियो डेसिडेंडी इज़ बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स फर्दर, राइट. क्योंकि आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है रेशियो डेसिडेंडी और एक होता है ऑबिटर डिक्टा. तो क्या होता है केस में जजेस बहुत सारी बातें कहते हैं. फॉर एग्जांपल दो तरह की बातें कहते हैं. एक वो बातें जिसके ऊपर फाइनल डिसीजन रिलाई करता है, और एक वो बातें जो कि जनरल टर्म्स में है, जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, कोर्ट की एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो ले डाउन नहीं कर रहा है. तो जिसके ऊपर, जिस रीजनिंग के ऊपर, जिस स्टेटमेंट के ऊपर डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन अप्लाई करता है, उसे कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी और सिर्फ वही बाइंडिंग होता है. और ऑबिटर डिक्टा मतलब जो अदर स्टेटमेंट्स हैं, एनीवे समथिंग एल्स विच हैज़ बीन सेड बाय द कोर्ट्स और ऑब्जर्व बाय द कोर्ट्स, वो जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है, राइट. तो ये प्रेसिडेंट का इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. पहला कि जो डिसीजन है, जो प्रोनाउंसमेंट है वो सीनियर कोर्ट के द्वारा दी गई है, और दूसरा उस डिसीजन में सिर्फ रेशियो डेसिडेंडी ही बाइंडिंग होता है, ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता है. और ये दोनों ही टर्म मैंने आपको समझा दी हैं, तो अब मैं अगर इस्तेमाल करती हूँ तो उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और वैसे आगे हम इस इंडिविजुअली भी इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. फिलहाल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेयर दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का नेचर कैसा होता है. तो पहला तो हमने जान लिया है, जनरली अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स आर बाइंडिंग इन नेचर, है ना. और पढ़ते हैं, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर. अब कॉन्स्टिट्यूटिव से क्या मतलब है, इट कैन ओनली क्रिएट अ लॉ, इट कैन नॉट अबॉलिश इट. इसका एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर है कि ये कॉन्स्टिट्यूटिव है. कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट सिर्फ लॉ बनाते हैं, कभी भी अथॉरिटी नहीं है कोर्ट्स के पास दैट दे कैन अबॉलिश एनी लॉ और एनी प्रिंसिपल. So therefore it is constitutive in nature. Further, the judges are not at liberty to substitute their own views where there is a settled principle of law. और also जब already कोई settled rule है किसी particular aspect या किसी particular matter से related, तो वहाँ पे judges को authority या liberty नहीं है कि वो अपने views substitute करें, अपने views उसमें डाल के और बात कहें. नो, अगर already एक settled law है then courts are they're bound to abide by those particular principles or settled rules, right. The judges can only fill in the gaps in the legal system and remove the imperfections in the existing law. हाँ, जहाँ पे ऐसा कोई सेटल्ड लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है कि कोर्ट अपनी तरफ से एक डिसीज़न दें और उसमें एक नया प्रिंसिपल या रूल इवॉल्व करें, तो वहाँ पे कोर्ट का जो है वो रोल प्ले होता है, वो उस गैप को फिल करते हैं इन द लीगल सिस्टम. और अगर कहीं किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई इम्परफेक्शन है तो उसे भी रिमूव करना इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेसिडेंट. तो गाइज ये हो गया जनरली व्हाट इज़ नेचर ऑफ द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, राइट. ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक के लिए, ठीक है. जितनी भी सब हेडिंग्स हम डिस्कस करेंगे. अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स. तो मेनली दो तरह के काइंड्स या टाइप्स होते हैं प्रेसिडेंट का. एक होता है अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और एक होता है परसुएसिव प्रेसिडेंट. लेट्स रीड देम.
authoritative precedent is one which has a binding force and judges must follow it whether he approves it or not. तो authoritative precedents वो pronouncements हैं, वो judgments हैं, वो decisions हैं जो कि जिसको follow करने के लिए judges और courts bound हैं. They are binding nature के होते हैं and the judges have no option but they must follow it. चाहे वो उसको approve करते हैं, चाहे वो उस pronouncement को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, they approve it or not, but they are bound or obliged to follow them. Such precedents are the decisions of superior courts of justice which are binding on the subordinate courts. तो ये वो precedents होते हैं, वो decisions होते हैं जो कि superior courts ने pronounce किए हैं, right, determine किए हैं और they are binding upon the subordinate courts. On the other hand, persuasive precedent is one which judges are under no obligation to follow, but which they take into the consideration. So persuasive precedent वो decisions हैं, ये वो pronouncements हैं जिनको follow करने के लिए judges obliged नहीं है. They are not bound, they are not obliged to follow them, but हाँ वो उनको वाइल कंसिडरिंग अ केस उनको कंसिडरेशन में ले सकते हैं. ठीक है, वो उनको क्या नाम है डिसीजन को प्रोवाइड करने में एक एज अ एड, एज अ टूल और एज अ हेल्प ले सकते हैं, बट दे आर नॉट बाउंड कि वो उसको यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे. राइट, सो दे आर परसुएसिव प्रेसिडेंट. Therefore, the authoritative precedent are the legal source of law, while persuasive precedent are merely historical sources. क्योंकि अथॉरिटेटिव में एक लीगल फोर्स है ना कि दे आर बाइंडिंग, दे हैव टू बी फॉलोड, देयरफॉर वो लीगल सोर्स कंसिडर किए जाते हैं. और परसुएसिव प्रेसिडेंट कोई सोर्स ऑफ लॉ नहीं कंसिडर किए जाते, लीगल सोर्स नहीं कंसिडर किए जाते, दे आर मेयरली द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ. राइट, नाउ परसुएसिव के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो परसुएसिव प्रेसिडेंट में बी ऑफ वेरियस काइंड लाइक द फॉरेन जजमेंट्स, द डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, the judgments of privy councils, the authoritative textbooks and commentaries. तो मेनली फॉरेन जजमेंट्स हो गए, प्रीवी काउंसिल के जजमेंट्स हो गए और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बुक्स हो गई, कमेंट्रीज हो गई. तो मतलब ये कोर्ट्स कंसिडरेशन में ले सकते हैं कोई भी डिसीजन देते वक्त या किसी भी केस को डिटरमाइन करते वक्त, लेकिन हाँ दे आर नॉट बाउंड कि वो इनको ऑब्लाइज करेंगे या उनको आइदर दे अप्रूव इट और नॉट, बट दे हैव टू फॉलो. देयर इज़ नो सिचुएशन लाइक दैट. राइट, तो ये हो गए हमारे काइंड्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक. इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशंस देखे, फैक्टर्स देखे, फैक्टर अभी डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा वी डिस्कस द नेचर एंड द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. अब क्योंकि मैंने बोला हम फैक्टर डिटेल में देखेंगे, वो हम करने वाले हैं. मैंने आपको बताया था दो मेन फैक्टर थे. पहला था कि जो डिसीजंस हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स ने दिए हों और दूसरा रेशियो डेसिडेंडी ही बाइंडिंग होता है. तो पहले हम देखेंगे कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट. लेट्स सी. द वेट विच जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कैरी टू द डिसीजन ऑफ अ केस वाइडली वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री कंसर्न. तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रेसिडेंट का जो फोर्स होगा, जो एप्लीकेशन होगा, वो किस एक्सटेंट तक होगा, कितना मेजरेबल वेट कैरी करेगा इन अ पर्टिकुलर डिसीजन, ये जो है कंट्री टू कंट्री वैरी करता है. कंट्री टू कंट्री उनके अलग अलग लीगल सिस्टम पे डिपेंड करता है. राइट, इट वैरीज, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल विच इज़ फॉलोड इन द सेम वे इन ऑल द कंट्रीज. For example, in England and USA, a precedent may be cited with almost as much authority as an act of parliament. जैसे कि अगर हम इंग्लैंड और यूएस के लीगल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स बिल्कुल उस ढंग से यूज़ किए जाते हैं या उस ढंग से उनको साइट किया जाता है, कोट किया जाता है, या फिर उनको कंसिडरेशन में लिया जाता है जस्ट एज एन अथॉरिटी, जस्ट एज मच एज एन अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जैसे कि कोई लेजिस्लेशन या कोई प्रिंसिपल पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया है या पास किया गया है, बिल्कुल वो वैल्यू की तरह उसको साइट किया जाता है इन द डिसीजंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. राइट, तो वहाँ पे बहुत ही मेजर वेटेज है प्रेसिडेंट्स का इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड यूएसए. बट इन द कॉन्टिनेंटल कंट्रीज it does not carry the same weight and the courts cannot be restrained to take the same view as taken in the earlier similar case. लेकिन हम कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ की बात करें ऑन द अदर हैंड तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा सेम वेट नहीं कैरी करता है वहाँ का लीगल सिस्टम, बल्कि कोर्ट्स बिल्कुल भी बाउंड नहीं होते हैं कि वो जो प्रीवियस सुपीरियर कोर्ट्स ने या अर्लियर सिमिलर केसेस में जो भी व्यू रखा गया है बाय द कोर्ट्स वो सेम फॉलो करना है. दे नॉट एट ऑल बाउंड टू फॉलो देम. राइट, तो इस तरीके से अलग अलग लीगल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट्स का वेटेज है इट वैरीज. इफ
we talk about in the context of India, so in India the decisions of Supreme Court have an authoritative and a binding force so long as they are not overruled by the Supreme Court itself. अगर इंडिया की बात करें तो हाँ, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं. ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो दैम सो लॉन्ग अगर उनके खुद के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट खुद ओवररूल ना कर दे. अगर उन्होंने खुद ने किसी फर्दर केस में ओवररूल कर दिया है अपने ही डिसीजंस को, देन दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट अथॉरिटेटिव. अदरवाइज इन जनरल जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, दे आर हैविंग द अथॉरिटेटिव वैल्यू एंड दे आर हैविंग अ बाइंडिंग फोर्स अपॉन ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. राइट, सो ये हो गया हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. राइट, नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग द रेशियो डेसिडेंडाई. So the term ratio decidendi means the reason of the decision, the basic essence, the basic norm of the decision. Right, basic reasoning क्या है decision के पीछे. So it is a general principle which is deduced in a case that it is a rule of law upon which the decision is founded. ये वो rule of law है जिसके ऊपर एक केस का जो डिसीजन है वो फाउंड हुआ है, वो लेड डाउन है. इट इज़ अ जनरल रूल विच इज़ डेड्यूज इन अ केस. ये वो जनरल रूल है जो कि डेड्यूस किया गया है, डिराइव किया गया है, इवॉल्व किया गया है इन अ केस बाय द कोर्ट, एंड जिसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है ऑफ द केस वो लेड डाउन है, उसे कहते हैं हम रेशियो डेसिडेंडी. राइट, in India all high courts of the states are bound by the decision of Supreme Court and all courts subordinate to a high court are bound by the high court's decision. अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है. इन द सेम वे जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं टू द हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, दे आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स. तो उन डिसीजंस में जो रेशियो डेसिडेंडाई होता है ना, वो उसके ऊपर बाइंडिंग फोर्स होता है. मतलब जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन फैक्टर है, जो मेन एसेंस है, रूल है, जिसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेड डाउन है, वो बाइंडिंग होता है अपॉन द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. According to Keaton, the ratio decidendi is a principle of law which form the basis of decision in a particular case. Keaton के according ratio decidendi वो principle of law होता है जिसके ऊपर एक particular case का decision based होता है. Right? So I hope ratio decidendi is very clear to all of you. Now a very sub-related topic, that is the obiter dicta. It means the pronouncements of law which are not the part of ratio decidendi. मतलब एक केस के अंदर all the things apart from the ratio decidendi, अगर हम ratio decidendi को अलग कर देते हैं, उस प्रिंसिपल को अलग कर देते हैं on which the decision is laid down, उसके अलावा the whole portion of the judgment or the decision, it is known as the obiter dicta. I hope it is clear, right? So they are not authoritative or binding on a subordinate courts. तो याद रखना इनका binding nature नहीं होता है. They are not binding or authoritative. Obiter dicta may be defined as mere casual expressions by the court which carries no weight. Right? ये सिर्फ mere casual expressions होते हैं या observations होते हैं कोर्ट के जिसका कोई भी binding weight नहीं होता है, weightage नहीं होता है. There are some things which are said by the judge which doesn't have any binding authority. I'm not explaining it again in the Hindi because the things are repeating. There's just a difference of language. The courts may seek help from them, but they're not bound to follow them. Courts, of course, help ले सकते हैं obiter dicta से, but they're not bound to follow them because they're not having any authoritative value. Right? अभी ratio decidendi और obiter dicta में क्या difference है? So it is that obiter dicta is the expression of an opinion on a point which is not necessary for the ultimate decision of the case, and on the other hand ratio decidendi comprise the issues which are necessary for the determination of the case. Clear? obiter dicta वो expressions हैं जिसमें वो पॉइंट्स है जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है फॉर द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ द केस, जो फाइनल डिसीजन केस में दिया जाएगा, बल्कि रेशियो डेसिडेंडी वो इश्यूज कंप्राइज करता है जो कि नेसेसरी हैं फॉर डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर केस इन क्वेश्चन. राइट, आई होप द वेरी डिफरेंस इज क्लियर टू यू. नाउ देयर आर टू डॉक्ट्राइन्स. पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस. हम इन्हें इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस ओनली. राइट,
ओके, सो स्टेयर डेसिसिस क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस मीन्स लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस. इसका मतलब है कि जो डिसीजन आया है ना, व्हाट द डिसीजन हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट, दे मस्ट बी प्लेस्ड इन इट्स राइटफुल प्लेस. इसका क्या मतलब है? आगे की डेफिनेशन, आगे का कॉन्सेप्ट देखो. व्हेन अ डिसीजन कंटेन्स अ न्यू प्रिंसिपल, it is binding on the subordinate courts and they have the persuasive authority for the equivalent courts. तो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जब कोई भी डिसीजन में कोई नया प्रिंसिपल इवॉल्व होता है तो वो सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, प्लस जितनी भी इक्विवेलेंट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर परसुएसिव होता है. परसुएसिव मैंने बताया था वो प्रेसिडेंट जो कि बाइंड नहीं होता है, बट द कोर्ट मे टेक देयर हेल्प for finalizing the decisions, right? तो equivalent courts के लिए उनके ऊपर persuasive authorities हैं और subordinate courts के लिए binding authority या फिर authoritative value है of the precedent, right? The general principles on which the decision of stare decisis is based. अब जैसे principle कह रहा है कि अगर कोई decision दिया गया है by superior court तो it must be placed in its rightful place, जैसे कि it must be binding upon the subordinate courts and it must be persuasive to the equivalent courts. So इसके कुछ general principles क्या हैं? पहला, each court is absolutely bound by the decisions of the court above it. कि हर कोर्ट बाउंड है by the decisions of the court जो कि उसके superior है. दूसरा, to certain extent the higher courts are bound by their own decisions. In India the Supreme Court is however not bound by its own earlier decisions. और कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक इवन जो भी हायर कोर्ट्स हैं वो अपने खुद के डिसीजन से भी बाउंड होती हैं, बट ऑल्दो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड कि वो अपने अर्लियर डिसीजंस पे ही को फॉलो करे इन द एनी फर्दर केसेस, राइट. तीसरा जनरल प्रिंसिपल क्या है? दैट द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन एनी अदर हाई कोर्ट एंड इट हैज़ ओनली परसुएसिव अथॉरिटी. कोई भी डिसीजन जो एक हाई कोर्ट ने दिया है वो दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, सिर्फ उसके ऊपर एक परसुएसिव अथॉरिटी होती है. और परसुएसिव मैंने बता दिया, परसुएसिव मतलब दैट जजेस आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो बट दे मे टेक देम इनटू द कंसिडरेशन, राइट. सो इफ अ डिसीजन और अ रूल हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन अ केस बाय वन हाई कोर्ट देन एनी अदर हाई कोर्ट आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम. द फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट a single bench judge is bound by the decision of a division bench of the same high court, but the division high court bench is not bound to follow a decision of a single bench, right. तो चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि एक कोर्ट के, एक सेम कोर्ट की सिंगल बेंच जज जो है वो बाउंड है बाय द डिसीजन ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट. एक कोर्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या नाम है, यूपी का एक हाई कोर्ट है, राइट. उसमें एक सिंगल बेंच भी है और उसकी डिविजनल बेंच भी है. तो जो डिसीजन एक केस के अंदर डिविजनल बेंच ने दिया है दैट इज़ बाउंड टू बी फॉलोड बाय द सिंगल बेंच जज ऑफ द सेम हाई कोर्ट. बट ये आपका वाइस वर्सा नहीं है. डिवीजन बेंच बाउंड नहीं है टू फॉलो द डिसीजन ऑफ अ सिंगल बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट. यू नीड टू रिमेंबर दिस. एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस इज the decision of the larger bench of Supreme Court is binding on a division bench of this court, especially where a particular determination not only dispose of the case but also decides the principles of law. और लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की लार्ज बेंच का जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के ऊपर बाइंडिंग होगा, वो भी स्पेसिफिकली उन केसेस में जहाँ पे जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ केस को ही डिस्पोज ऑफ नहीं करती हैं बल्कि कुछ नए प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करती हैं और डिराइव करती हैं. इन दैट सिचुएशन द डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. तो गाइज ये हो गया हमारा स्टेयर डेसिसिस का प्रिंसिपल. आई होप इट इज़ क्लियर एज वेल. नाउ द नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवर रूलिंग. ओवर रूलिंग क्या है? ओवर रूलिंग ये है कि कोई भी डिसीजन जो लोअर कोर्ट ने दिया, जो भी कोई सुपीरियर कोर्ट है वो उसको ओवर रूल कर देती है, सेट असाइड कर देती है, राइट. सो ओवर रूलिंग रेफर्स टू द एक्शन ऑफ सुपीरियर कोर्ट इन अपसेटिंग द रेशियो विच हैज़ बीन लेड डाउन बाय अ लोअर कोर्ट इन सम अदर केस, राइट. ओवर रूलिंग क्या है? वो एक्शन है सुपीरियर कोर्ट्स का इन विच दे अपसेट, दे सेट असाइड द रेशियो और द रूल और द डिसीजन विच हैव बीन लेड बाय अ लोअर कोर्ट इन द सम अदर केस, राइट. But obviously it must relates to the same subject matter.
It involves a disapproval of the ratio as stated by lower court, but never affects the previous decision, so that the parties in the overall case continue to be bound by the decision under the doctrine of stare decisis, and the matter that have been settled are not affected. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो हायर कोर्ट है, they are disapproved by the decision or the ratio decidendi which have been determined the lower court. तो वहाँ पे जो भी वो उसके अंदर चेंजेस करते हैं, और इफ़ दे सेट असाइड दैट पर्टिकुलर रेशियो डेसिडेंडाई, वो जो डिसअप्रूवल है, वो जो अपसेटिंग है, उससे प्रीवियस डिसीजन की पार्टीज़ पे कोई असर नहीं आएगा. दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पार्टीज़ इन द केस. ठीक है, वो अभी भी उस प्रीवियस डिसीजन के टुवर्ड्स बाउंड होंगी, राइट, अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, जैसे कि स्टेयर डेसिसिस डॉक्ट्राइन में बताया गया है. एंड द मैटर दैट हैव बीन सेटल्ड आर नॉट अफेक्टेड. जो उस पर्टिकुलर केस में मैटर रिजॉल्व किया गया था, क्या नाम है, डिटरमाइन किया गया था, वो एज इट इज़ रहेगा, वो असर नहीं करेगा. ओनली जो भी रेशियो डेसिडेंडा है प्रीवियस केस में या फिर जो भी प्रिंसिपल प्रीवियस कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था इन द केस, उसको ओवररूल करने का पावर है सुपीरियर कोर्ट के पास. और इसका बहुत ही लैंडमार्क केस है, दैट इज़ ऑफ ओवररूलिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ एडल्ट्री दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी. याद है आप सबको क्या था इसमें, कि एक केस था जिसके अंदर ये बोला गया था दैट सेक्शन 497 इज़ अ वैलिड प्रोविजन. सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, दैट वाज अ 3 जजेस बेंच, जिसमें उस वक्त सीजेआई थे जस्टिस YV चंद्रचूड. तो उन्होंने अपहेल्ड की थी द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497. 497 बेसिकली क्या करता है, इट प्रोसिक्यूट्स और इट क्रिमिनली मेक्स लायबल द मैन हु इज़ कंसिडर्ड एज अ सेड्यूसर इन द केस, और ऑन द अदर हैंड इट प्रोटेक्ट्स द वुमेन. प्रोसिक्यूशन से विमेन को प्रोटेक्ट करता है, पर मैन को लायबल ठहराता है. तो यहाँ पे लोगों ने ये चीज़ बोला कि इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, बट यहाँ पे कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, सेक्शन 497 इज़ वैलिड, राइट, एंड रिजेक्टेड द पेटिशन सीकिंग टू मेक बोथ मैन एंड विमेन इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री. जो पेटिशन सामने प्रेजेंट की गई थी, दैट फॉर मेकिंग द थिंग्स इक्विवेलेंट फॉर बोथ मैन एंड विमेन, उसको सेट असाइड कर दिया गया. लेकिन 33 years के बाद, there was one more case came forward, that was Joseph Shine versus Union of India. इसमें इस जजमेंट को ओवररूल किया गया था और 497 की जब वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, इसमें ये अपहेल्ड हुआ दैट द प्रोविजन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज इट ओनली पनिश द मैन एंड प्रोटेक्ट्स द वुमेन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, राइट. सो जो पहला वाला केस था जिसमें ये बोला गया था कि 497 वैलिड है, दैट वाज, वो उस केस का भी नाम याद रखो, दैट वाज सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वो आपका 1985 का केस था, और जो केस में ये चीज़ ओवररूल किया गया था. एंड द वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और वो न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था, कि when the decision was held, at that time the CJI was YV चंद्रचूड. और 33 years later जब इस जोसेफ शाइन वाले केस में जो कॉन्सेप्ट था ये ओवररूल किया गया था, एट दैट टाइम उनके सन ही थे उस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में. ही वॉज DY चंद्रचूड, who upheld that the section IPC appeared more discriminatory towards women as it treated her as a chattel of her husband, right. So this was actually a landmark case, that is Joseph Shine versus Union of India, where his own son overruled the very decision of the earlier holding, right. So this was the case related to the adultery section 497. याद रखिएगा, बहुत लैंडमार्क केस है ओवररूलिंग से रिलेटेड. नाउ लेट्स हैव द लास्ट टॉपिक्स टू बी डिस्कस. हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं बहुत जल्दी से. पहला है advantage, that the precedent helps to prepare the new statutory laws and will adjust according to the changing needs of society. हाँ, तो precedent का advantage ये है कि माना जाता है कि ये help करता है नए statutory laws को बनाने में, and also because precedent is arrive as per the problems which have been arose in the case, so it adjusts as per the changing needs of society. क्योंकि बोला भी गया था as per Blackstone कि इट फॉलोज जस्टिस, राइट, एंड जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, सो
टू फिल दैट गैप जजेस हैव द अथॉरिटी कि वो प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए जो भी चेंजिंग नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं. फर्दर, the binding authority of precedent acts as an effective check on arbitrary discretion of the judges, because it is binding in nature. Therefore kahin na kahin it keeps a check upon all the discriminatory or the arbitrary actions taken by the judges. wo jo biased decision hai na usko prevent karne ke liye bhi precedent plays an active role. Third advantage is precedents being the result of problems which actually aroused, that gives rise to the practical and perfect law. मैंने अभी बोला because precedents क्या है, ये नए laws हैं, ये जो नए principles and rules हैं which have been evolved in context of the problems which have aroused, उसके towards एक remedy होती है, right? So in that manner it gives rise to the practical laws, perfect laws which are actually required in need of the problem aroused. Fourth advantage is that the precedent provide the useful guidelines for the judges in deciding the cases. Absolutely, precedent एक guidelines के रूप में काम करती है for all the subordinate courts while deciding their cases, right? And the last advantage is the citing of precedent in case laws. They help the members of bar to substantiate their argument without any waste of unnecessary time and energy, right? Because precedent cite करके case laws को cite करके by the judges, वो कहीं ना कहीं it help the members of the bar, it help the advocates to substantiate their arguments कि हाँ इस case में ये held हुआ था, therefore they are taking the help of the case, they are taking them into the consideration for their arguments. So in that manner ये उनका time और energy दोनों ही consume होने से बचाता है. Much of the time of judges and advocates is saved in searching the relevant way from the law books, right? So these all are the main advantages of precedents. I hope they are clear. Now let's have the disadvantages and we'll sum up the lecture. Disadvantage की बात करें so पहला है there are many precedents regarding many cases, so which makes it difficult to implement the right decision in the right case. अब एक particular matter से related बहुत सारे precedents पास ऑन हुए हैं, राइट, हेल्ड हुए हैं बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कोर्ट्स के लिए, जजेस के लिए कि वो कौन सा पर्टिकुलर राइट प्रेसिडेंट को इम्प्लीमेंट करें इन द राइट केस. सो दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट. That's why it seems as a demerit of precedent as a source of law, right? Second is the judicial precedent imposes a foundation on the lower courts to follow it, which sometimes force them to take lesser or the harsher decisions that actually is not required, right? मतलब क्या होता है, अभी एक बाउंडेशन हो गई है ना कि the lower courts are bound to follow the precedent of the superior courts. अब चाहे वो lesser हो decision, less क्या what can I say कि वो harsher हैं, वो lesser हैं, मतलब वो actually what is required उसके equivalent है या नहीं है, but courts are bound to follow. एक राइट डिसीजन वहाँ पे फॉर्मुलेट नहीं हो पाता है कि इतनी पनिशमेंट की नीड थी या नहीं थी, इससे हार्शर की ज़रूरत थी, उससे लोअर देन हार्शर ज़रूरत थी. सो दैट्स वाई इट समहाउ मेक्स द थिंग कॉम्प्लेक्स and stingy, because courts are bound no matter whether they are actually required or not, right? And the third is it is generally alleged that the precedents are an outcome of the hasty decision of the courts, because lower courts, what they do that they usually just quote or cite the precedents of the decisions which have already been held out by the superior courts. तो वहाँ पे it seems कि ये कहीं ना कहीं courts का एक hasty और मतलब ज़्यादा उस पर देख परख नहीं किया, it didn't give the much time and the right energy into it. It was just an outcome of the hasty decision of the courts. So therefore it is also considered by the jurists as one of the demerit of the precedent as a source of law. Next, it forces the system to look backwards instead of looking forwards the future. Very very true. मतलब precedent का क्या है कि you are looking back, you are considering all the judgments which have been already passed, है ना, हम लोग past में देख रहे हैं फिर से जाके, बल्कि for having a developing or a development of the judicial system or the legal system, we needs to look forward, we needs to evolve the new things or as per the needs, but rather it forces or it bounds the lower courts to follow the precedents which have already been established by the higher courts in the past. So it forces the system to look backwards, which is a demerit itself. And the last one is it overlooks the fundamental rule of natural justice.
विच सेज दैट द लॉ मस्ट बी नोन बिफोर इट इज़ एक्चुअली इन्फोर्स. और एक सबसे बड़ा डीमेरिट है कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ओवरलुक करता है. नेचुरल जस्टिस में एक प्रिंसिपल होता है दैट द लॉ विच इज़ सपोज टू बी अप्लाइड मस्ट ऑलरेडी बी नोन टू एवरीबडी. बट यहाँ पे तो कोर्ट्स कौन से प्रेसिडेंट्स को अप्लाई करेंगे, दे आर नॉट ऑब्वियसली बिकॉज वो लॉ बुक्स में अवेलेबल होते हैं, दे आर बीइंग पुट फॉरवर्ड आइदर बाय द एडवोकेट्स और द जजेस देमसेल्फ, सो दे आर नॉट जनरली नोन विच कि हम कौन सा लॉ जो है वो इन्फोर्स होने वाला है इन द रेलेवेंट अ पर्टिकुलर केस. सो इन दैट पर्टिकुलर मैनर this source of law overlooks the fundamental rule of natural justice. So with this we are done with the lecture of precedent is a source of law. I have covered so many things which are absolutely relevant for this particular topic. सभी कुछ important था, right? And सभी कुछ में से कुछ भी आ सकता है आपका अगर एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आ रहा है तो पढ़ना इसको अच्छे से. एक दो बार देखोगे ना तो ऐसे ही पूरा याद हो जाना. आई थिंक अगर आपने इसको वन टाइम में ध्यान से सुना होगा तो भी बहुत कुछ सब कुछ ऐसे ही दिमाग में फिट हो गया होगा, है ना. और इसका PDF या किसी भी और लेक्चर का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम पेज और ईमेल ID का डिटेल्स हैं, वहाँ पे उनमें से किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. आई ट्राई टू रिवर्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल. वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, कुछ पूछना है वो सब कमेंट बॉक्स इज़ ओपन, यू आर फ्री टू राइट देयर. और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं. आई विल बी बैक सून. टिल देन कीप स्टडिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.